नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम चर्चा करेंगे भारत के संविधान के भाग 9B यानी पार्ट 9B पर। संविधान में पहले भाग 9B नहीं था, बल्कि संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 जो 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ द्वारा संविधान में भाग 9B जोड़ा गया। भाग 9B यानी पार्ट 9B में सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संबंध में प्रावधान है। भाग 9B में अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT तक कुल 13 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी संस्था होती है जिसे लोग अपनी इच्छा से मिलकर बनाते हैं ताकि वे अपनी साझा जरूरतों को पूरा कर सकें। इसमें सदस्य मिलकर काम करते हैं, रुपए लगाते हैं और फैसले भी मिलकर लेते हैं। इसका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का फायदा नहीं, बल्कि सभी सदस्यों का सामूहिक लाभ होता है। यह आपसी सहयोग और समान भागीदारी पर चलती है। इसमें हर सदस्य को बराबरी का अधिकार मिलता है, चाहे उसका योगदान ज़्यादा हो या कम। सभी फैसले लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं और समिति से होने वाला लाभ भी सभी सदस्यों में बांटा जाता है। यह संस्था लोगों को मिलजुल कर आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनने में मदद करती है, जैसे दूध उत्पादक किसानों की दूध समिति, किसानों की कृषि समिति या रहने के लिए आवास समिति आदि। सरकारी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, जिससे सहकारी समिति को कानूनी मान्यता मिल जाती है। सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इसे जानने के बाद अब हम संविधान के भाग 9B के अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 243 ZH में परिभाषाएं यानी डेफिनेशंस दी गई हैं और कहा गया है कि इस भाग यानी भाग 9B में जब तक विशेष रूप से ना कहा गया हो तब तक प्राधिकृत व्यक्ति यानी ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब अनुच्छेद 243 ZQ में उस रूप में निर्धारित कोई व्यक्ति है। अनुच्छेद 243 ZQ के विषय में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। बोर्ड का मतलब सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशक बोर्ड या शासी निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, यानी जो समूह कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रशासन संभालता हो। सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ऐसी सोसाइटी है जो किसी राज्य में उस समय प्रचलित सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित किसी कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड समझी गई है, यानी उसका रजिस्ट्रेशन है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इसमें कहीं पर भी सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि राज्य सरकारों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि जब वे अपने द्वारा निर्धारित शर्तों पर किसी समूह को सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी मानते हुए उसका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करते हैं, तो संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार उसे सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लिया जाता है। बहुराज्य सहकारी समिति यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ऐसी समिति है जिसके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, यानी जो एक से अधिक राज्यों में काम करती है और जो ऐसी सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित उस समय प्रचलित किसी कानून के अधीन रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड समझी गई है। पदाधिकारी का मतलब किसी सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष है और जिनमें किसी सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है। रजिस्ट्रार का मतलब बहुराज्य सहकारी समितियों यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय रजिस्ट्रार और सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार है। राज्य अधिनियम यानी स्टेट एक्ट का मतलब किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून यानी अधिनियम है। राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी यानी स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ऐसी सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो पूरे राज्य में कामकाज करती है और जिसको किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा
बनाए गए किसी कानून में उस रूप में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 243 ZI राज्यों को सहकारी समितियों के गठन और संचालन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल सहकारी समितियों के गठन, उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, चुनाव, सदस्यता और प्रशासनिक तंत्र के लिए स्वशासन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 243 ZJ बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि के बारे में प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा जितनी संख्या निर्धारित करे, बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक यानी डायरेक्टर होंगे, लेकिन निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। बोर्ड में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों अथवा महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और 2 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित यानी रिजर्व रहेंगे। बोर्ड के निर्वाचित यानी चुने हुए सदस्यों तथा उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से 5 साल की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड की अवधि के साथ ही समाप्त होगी। लेकिन बोर्ड की आकस्मिक व्यक्ति को नाम निर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके संबंध में आकस्मिक व्यक्ति हुई है भर सकेगा, यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल पदावधि के आधे से कम है। किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा ऐसी सोसाइटी के बोर्ड के सदस्यों के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, वित्त यानी फाइनेंस के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के उद्देश्यों और उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए प्रावधान कर सकेगा। लेकिन ऐसे शामिल किए गए सदस्यों की कुल संख्या बोर्ड के अधिकतम 21 निदेशकों के अतिरिक्त 2 से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे शामिल सदस्यों को सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के किसी निर्वाचन में मतदान करने यानी वोट देने का या बोर्ड के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 243 जेड के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन यानी चुनाव के संबंध में प्रावधान करता है कि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड का निर्वाचन यानी चुनाव बोर्ड की अवधि की समाप्ति से पहले कराया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए चुने गए बोर्ड के सदस्य पुराने बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के समाप्त होते ही पद ग्रहण कर लें। किसी सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार ऐसे प्राधिकारी या निकाय में जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जाए को होगा। लेकिन किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा ऐसे निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 243 ZL बोर्ड के अधिक्रमण यानी सुपरसेशन और निलंबन यानी सस्पेंशन तथा अंतरिम प्रबंधन के संबंध में प्रावधान करता है और इसका खंड 1 कहता है कि उस समय प्रचलित किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी कोई बोर्ड 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए सुपरसीडेड यानी अधिक्रमित मतलब पद से हटाया नहीं जाएगा या सस्पेंड यानी निलंबित नहीं रखा जाएगा। लेकिन बोर्ड द्वारा अपने कर्तव्यों के अनुपालन में लापरवाही करने पर बोर्ड द्वारा सहकारी समिति या उसके सदस्यों के हितों के खिलाफ कोई कार्य करने, बोर्ड के गठन या उसके कृत्य में गतिरोध उत्पन्न होने की दशा में या राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए गए प्राधिकारी द्वारा चुनाव कराने में असफल रहने की दशा में बोर्ड को सुपरसीडेड यानी अधिक्रमित किया जा सकेगा या सस्पेंड यानी निलंबित रखा जा सकेगा। लेकिन यह और जहां कोई सरकारी शेयर होल्डिंग या सरकार द्वारा कोई लोन या वित्तीय सहायता या गारंटी यानी प्रत्याभूति नहीं है, वहां ऐसी किसी सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड को सुपरसीडेड यानी अधिष्ठित नहीं किया जाएगा या सस्पेंडेड यानी निलंबनाधीन नहीं रखा जाएगा। परंतु यह भी कि बैंकिंग कारोबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
1949 के प्रावधान भी लागू होंगे। बहुराज्य सहकारी समिति यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से भिन्न बैंकिंग कारोबार करने वाली किसी सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी की दशा में इस खंड के प्रावधानों के लिए 6 महीने की अवधि के स्थान पर 1 साल की अवधि मानी जाएगी। अनुच्छेद 243 ZL का खंड 2 कहता है कि बोर्ड के सुपरसेशन यानी अधिक्रमण मतलब पद से हटाने की दशा में ऐसी सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए नियुक्त प्रशासक खंड 1 में निर्धारित अवधि के भीतर ही नए बोर्ड के लिए चुनाव कराएगा और उसका प्रबंध निर्वाचित बोर्ड को सौंपेगा। इसका खंड 3 कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रशासक की सेवा की शर्तों के लिए प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 243 ZM सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लेखाओं यानी अकाउंट्स की संपरीक्षा यानी ऑडिट के संबंध में प्रावधान करता है कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा लेखाओं यानी अकाउंट्स के रखे जाने और ऐसे अकाउंट्स की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार ऑडिट किए जाने के संबंध में प्रावधान कर सकेगा। ऐसे ऑडिटर्स और ऑडिट करने वाली ऐसी फर्मों की जो सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए पात्र होंगी, न्यूनतम योग्यता यानी मिनिमम क्वालिफिकेशंस और अनुभव यानी एक्सपीरियंस निश्चित कर सकेगा और प्रत्येक सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी इस प्रकार योग्यताओं को पूरा करने वाले ऑडिटर्स या ऑडिट करने वाली फर्मों द्वारा ही ऑडिट करवाएंगी। लेकिन ऐसे ऑडिटर्स या ऑडिट करने वाली फर्मों को राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनल में से ही नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स का ऑडिट उस वित्तीय वर्ष की जिससे ऐसे अकाउंट संबंधित हैं समाप्ति के 6 महीने के भीतर किया जाएगा। राज्य अधिनियम द्वारा यथा परिभाषित किसी सर्वोच्च सहकारी सोसाइटी के अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष ऐसी रीति से रखी जाएगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जाए। अनुच्छेद 243 ZN साधारण निकाय मतलब आम सभा यानी जनरल बॉडी की बैठक करने से संबंधित है और कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि यानी कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकेगा कि प्रत्येक सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साधारण निकाय की वार्षिक बैठक ऐसे कारोबार का समव्यवहार करने के जो ऐसी विधि में निर्धारित किया जाए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी। अनुच्छेद 243 ZO सूचना प्राप्त करने के सदस्य के अधिकार के बारे में बताता है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि यानी कानून द्वारा सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य की सहकारी सोसाइटी की ऐसी बहियों सूचना और लेखाओं यानी अकाउंट्स तक जो ऐसे सदस्य के साथ उसके कारोबार के नियमित समव्यवहार में रखे गए हों पहुंच के लिए प्रावधान कर सकेगा। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा यानी कानून द्वारा सहकारी सोसाइटी के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की ऐसी न्यूनतम अपेक्षा का प्रावधान करते हुए और सेवाओं के ऐसे न्यूनतम स्तर का उपयोग करते हुए जो ऐसी विधि यानी कानून में निर्धारित की जाए प्रावधान कर सकेगा। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अपने सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 243 ZP विवरणियों यानी रिटर्न से संबंधित है और कहता है कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को ऐसी विवरणियां यानी रिटर्न फाइल करेंगी जिनमें सम्मिलित होंगे उसके क्रियाकलाप की वार्षिक रिपोर्ट, उसके लेखाओं यानी अकाउंट्स का ऑडिटेड स्टेटमेंट, अधिशेष यानी सरप्लस के डिस्पोजल की योजना जो सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित हो, सहकारी सोसाइटी की उपविधियों यानी बाईलॉज के संशोधनों यदि कोई हो की सूची, उसके साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का जब नियत हो संचालन करने के संबंध में घोषणा और राज्य अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।
अनुच्छेद 243 ZQ अपराध और दंड यानी ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज के बारे में प्रावधान करता है और इसका खंड 1 कहता है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि यानी कानून द्वारा सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए दंड से संबंधित प्रावधान कर सकेगा। इसका खंड 2 कहता है कि खंड 1 के अधीन किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में कुछ कार्य करना या उसका लोप करना अपराध के रूप में सम्मिलित होगा। इनमें शामिल हैं कोई सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी यानी फॉल्स रिटर्न बनाता है या गलत जानकारी देता है, अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी जानकारी नहीं देता है जो इसके लिए राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे मांग की गई हो। कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी उचित कारण के बिना राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी समन, रिक्विजिशन या कानूनी लिखित आदेश का पालन नहीं करता है। कोई नियोजक जो पर्याप्त कारण के बिना उसके द्वारा उसके कर्मचारी से काटी गई रकम का उस तारीख से जिसको ऐसी कटौती की गई है 14 दिन की अवधि के भीतर सहकारी सोसाइटी को जमा नहीं करता है। ऐसा कोई अधिकारी या अभिरक्षक यानी कस्टोडियन जो ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी की जिसका वह अधिकारी या अभिरक्षक है बहियों, अकाउंट्स, दस्तावेजों, अभिलेखों, कैश, प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी या अन्य संपत्ति की कस्टडी किसी प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं सौंपता है, और जो कोई बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के निर्वाचन से पहले, उसके दौरान या बाद में कोई भ्रष्ट आचरण करता है। अनुच्छेद 243 ZR कहता है कि बहुराज्य सहकारी समितियों यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए इस भाग यानी भाग 9B के प्रावधान बहुराज्य सहकारी समितियों यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि राज्य का विधानमंडल राज्य अधिनियम या राज्य सरकार के प्रति किसी निर्देश का वही अर्थ लगाया जाएगा जो क्रमशः संसद, केंद्रीय अधिनियम या केंद्रीय सरकार का है। इसका मतलब है कि बहुराज्य सहकारी समितियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 243 ZS कहता है कि इस भाग के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज को लागू होंगे और ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों को जिसकी कोई विधानसभा नहीं है उसी प्रकार लागू होंगे मानो किसी राज्य के विधानमंडल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक के प्रति और ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसकी कोई विधानसभा है उस विधानसभा के प्रति निर्देश हैं, परंतु राष्ट्रपति राजपत्र यानी गजट में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेंगे कि इस भाग के प्रावधान ऐसे किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके भाग को जिसे वह अधिसूचना में निर्धारित करें लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 243 ZT कहता है कि इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य में लागू सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी कानून का कोई प्रावधान जो इस भाग के प्रावधानों से असंगत यानी अलग है उसे सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरसित यानी डिलीट किए जाने तक या ऐसे प्रारंभ से 1 वर्ष के समाप्त होने तक इनमें से जो भी कम हो लागू रहेगा। इस प्रकार संविधान का भाग 9B सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है। यह भाग सहकारी समितियों के गठन, चुनाव, स्वशासन, प्रबंधन और लेखा जोखा के नियमों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाना है जिससे वे अधिक जवाबदेह और प्रभावी हो सकें और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।